नमस्कार। मृणालिनी मुखर्जी भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। तो इन्हीं के कामों और जीवन के बारे में हम जानते हैं। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म मुंबई में 1949 में हुआ था और इनके जो पिता थे वे भी प्रख्यात कलाकार थे, विनोद बिहारी मुखर्जी, और इनकी माँ का नाम लीला मुखर्जी था। तो इस तरीके से एक कलाकार परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो मृणालिनी ने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से 1965 और 1970 के बीच में अपनी जो थी पेंटिंग का अध्ययन इन्होंने किया था, और वहीं से 1970 और 72 में उन्होंने अपना डिप्लोमा लिया जो कि म्यूरल डिजाइन में था। और जो प्रख्यात कलाकार हैं हमारे देश के केजी सुब्रमण्यम, उनके सानिध्य में, उनके अंडर में इन्होंने म्यूरल में पोस्ट डिप्लोमा का अध्ययन किया था। तो इस तरीके से यही वो समय था जब उन्होंने अपने जो नेचुरल फाइबर में ये काम करती हैं उसके बारे में प्रयोग करना आरंभ कर दिया था और उसी को अपने कला का माध्यम बनाना शुरू किया था। तो मृणालिनी मुखर्जी ने यूं तो बहुत सारा काम किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप एग्जीबिशन और बहुत सारे वर्कशॉप्स में भाग लेना शुरू कर दिया था। इस तरीके से उन्होंने कुछ अपनी एकल प्रदर्शनियां भी की थी जो कि 1994 और 95 के बीच में एक महत्वपूर्ण इनके जीवन का कलात्मक घटना हुई थी, जिसमें जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड में है, वहां से इनकी एक प्रदर्शनी, जो उनके मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनी लगाने के लिए आमंत्रण उन्हें मिला था। और इस तरीके से वो प्रदर्शनी, वो शो जो था, वो यूके के बहुत सारे शहरों में भी ट्रेवल किया और आयोजित किया गया था। तो ये उनके जीवन के लिए, बहुत कलात्मक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदर्शनी साबित हुआ था। तो मृणालिनी मुखर्जी जो थी वो अपने काम में जिस माध्यम का प्रयोग करती थी वो अपने आप में पूरी तरीके से यूनिक था। वे जो कि अपने ही क्या हैंड डाइड, मतलब हाथों से रंगे हुए जितने भी जो जूट है या सूतली है, उनसे बुनकर बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि मेहनत का काम था। उसमें बुनाई करके फिर वो उसमें ऑर्गेनिक स्कल्पचर्स तैयार करती थी। उसी में एक पुष्प नाम का उनका एक 1993 में जो उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया था, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और एक फूल के आकार का, फ्लावर के आकार का था, जो कि एक वुल्वा के शेप में भी हमें प्रतीत होता है। तो इस तरीके से इनका जो काम था वो प्रकृति पर आधारित था और प्रकृति में भी फीमेल प्रिंसिपल ऑफ रीजेनरेशन को वे डिपिक्ट करती हैं अपने कामों में। 1971 में उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप प्राप्त की जो कि मूर्ति कला के क्षेत्र में थी, और फिर अपने काम के लिए उन्होंने वेस्ट सूर्य कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन जो कि यूके में था, वहां पर उन्होंने इसका अध्ययन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद मृणालिनी मुखर्जी ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप्स में भाग लिया। जैसे 1996 में हॉलैंड में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारिता दी। उसके पश्चात उन्होंने अपने सेरेमिक्स में भी काफी काम किया। उसी समय सेरेमिक अपने आप में एक अलग माध्यम है मूर्ति शिल्प के लिए या कलात्मक कार्यों के लिए। उसने, मृणालिनी ने जूट और अपने जो उनका प्रसिद्ध विख्यात माध्यम था उसके अलावा सेरेमिक में इस समय काम किया। इसके पश्चात मृणालिनी मुखर्जी जो थी वो भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में शायद पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इतना नाम कमाया और एक कहना चाहिए कि निडरता के साथ अपने कामों में अपने आइडियाज को, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त किया और एक चुनौती भरा काम हाथ में लिया, जिसमें कि एक ऐसा माध्यम था जिस माध्यम के बारे में कोई इस तरीके से सोच भी नहीं सकता था कि इतने शानदार मूर्ति शिल्प बनाए जा सकते हैं। तो 1970s से लेकर 80s के बीच में जो उनके जितने भी काम थे वो सारे इस तरीके के वूवन, मतलब बुने हुए काम थे और डाइड थे, उनको रंग रंग भी कर दिया जाता था।
तो इस तरीके से ऐसे फाइबर्स को लेकर उन्होंने जो काम किया, उसी के साथ साथ उन्होंने वैसे ही आइडियाज को सेरेमिक्स और ब्रोंज में भी कास्ट करना आरंभ किया। तो इस तरीके से 70 से 80 के दशक के बीच में उन्होंने अलग अलग माध्यमों में भी काम किया, जिनके इमेजेस हम अभी आगे स्लाइड्स में देखने वाले हैं। और उनका जो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम बाद में हुआ वो ब्रोंज में हुआ था, जिसमें उन्होंने नए नए टेक्निकल आइडियाज को उसमें प्रदर्शित किया। तो मुखर्जी के जो काम थे वो उनमें एक मौलिक भाषा हमें नजर आती है। इस मौलिकता में उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ एक एक नोट को बुना और उस बुनाई के साथ साथ नए नए आकार को प्रदान किया। इस तरीके से कई बार बहुत विशाल आकार के भी उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हैं और आइकॉनिक फिगर्स को भी उन्होंने अपने विषय के रूप में स्थान दिया है। और कई उनके कामों में तो बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी भी नजर आती है, तो कहीं पर फेमिनिस्ट विषय भी हमें नजर आते हैं। तो इस तरीके के सेंशुअस और जितनी की टेक्टाइल क्वालिटी उनके कामों में थी, उसको लेकर दर्शकों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। उनके कामों का जो टेक्सचर दर्शकों के मन में हमेशा के लिए रह जाता है, क्योंकि उस समय, क्योंकि एक तो वो महिला कलाकार थी और उस समय आधुनिक कला के क्षेत्र में, स्पेशली मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत ही कम कलाकार काम कर रहे थे, और उसमें भी जो सुप्रसिद्ध माध्यम थे जैसे पत्थर है, सीमेंट है, कंक्रीट है या ब्रोंज वगैरह है, उसी में सब काम कर रहे थे। तो मृणालिनी मुखर्जी ने एक अपना अलग ही स्थान अपने विषय को लेकर और अपने माध्यम को लेकर कला जगत में बनाया। मुखर्जी आज भी दिल्ली में रहती हैं और अपना काम करती हैं। ये देखेंगे आप मृणालिनी मुखर्जी के बहुत ही शानदार काम हैं। इनके लिए वो बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, एक ढांचा जिसे बोलेंगे, फिर उसके ऊपर सूतली और जूट वगैरह के जो फाइबर्स है उनको बुन बुन कर एक नए आकार में ढालती हैं। एक ही मूर्ति शिल्प में कई बार 2 या 3 रंगों को भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे वे रंगती हैं। फाइबर्स को हाथों से ही रंग कर बहुत ही मेहनत के साथ बुनाई की जाती है। तो इनकी कला को बुनी हुई कला भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मूर्ति शिल्प का एक अनोखा और अनूठा माध्यम हमें इनके कामों में देखने को मिलता है। ये उनके बाद के ब्रोंज में कास्टिंग जो उन्होंने किए थे, वो काम हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से बुनी हुई कला के नाम पे इनका नाम हुआ, प्रख्यात हुई वे, उसी के साथ बाद में इन्होंने जो ब्रोंज में ये कास्टिंग किया, वो भी उनका बहुत प्रसिद्ध काम रहा। तो मृणालिनी मुखर्जी इस तरीके से भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में आधुनिक कलाकार के रूप में बहुत ही ख्याति प्राप्त की इन्होंने, और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम कमाया।